बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैं एक छोटा सा उसका एक रीकैप देकर वहीं से आगे बढ़ाऊंगा बात को जहां कल रोकी थी। कि डेटा बुकलेट में हमारे पास इस तरह का एक टेबल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। ये हर एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है उस स्पेसिफिक एटम में से। क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही एटम होता है इसलिए उसमें एक ही एनर्जी है, और हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए उसकी दो अलग मुख्तलिफ एनर्जीज हैं। जैसे कि हीलियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में 2370 किलो जूल्स पर मोल निकल लगेगी एनर्जी। ये सारी एनर्जीज किलो जूल पर मोल में होती हैं। और जब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा पीछे उसको निकालने में एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेगी, 5250। हम यही पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में कि ये एनर्जी ज्यादा क्यों हो गई, 2370 से 5250 क्यों हो गई। और हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो आपको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए जिस एटम को गैसियस होना जरूरी है। अब हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये फोर्स जितनी ज्यादा होगी आपको उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो वो फैक्टर जो कि इस फोर्स पे असरअंदाज हो सकते हैं उनमें हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे: प्रोटॉन्स, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द। हमारे कंप्यूटर में भी नहीं होगा। इंग्लिश लिखो और फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट माइक करके म्यूट इसको रखें। कॉपी करके भेज दो। निकल लो। इखलास भाई माइक म्यूट रखें। अच्छा जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज जो है, ये बात थी कि हमने ये देख समझना था कि हीलियम में ये पहली एनर्जी 2370 और दूसरी 5250 क्यों है, और लिथियम में पहली 519, दूसरी 7300, तीसरी 118, ये सारी बढ़ क्यों रही हैं। तो हमने दो बातें नोट की थी। पहली बात हमने नोट की थी कि आयनाइजेशन एनर्जीज एक ही एटम के लिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होती है, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होती है। पर कभी कभार जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो पहले तो हम एक बात को एक्सप्लेन करेंगे कि जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, उस दौरान क्या हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, आपके पास एक एटम होता है गैसियस, यू हैव अ गैसियस एटम, और वो +1 का आयन बनता है। इट बिकम्स गैसियस कैटाइन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, और इसके लिए प्लस इंथैल्पी चेंज। प्लस इंथैल्पी चेंज का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब। ये कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दिस कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो पहले से X+1 गैसियस होगा, ठीक है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो उसमें से रिमूव हो चुका है, अब दूसरा रिमूव होने जा रहा है X2+ गैसेस बनने के लिए। इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये आपकी कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम अ कैटाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कैटाइन में से निकल रहा है। कैटाइन से निकलने का मतलब यह है कि which has less remaining electrons experience greater nuclear attraction, ठीक है। तो हर दफा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होगी और थर्ड सेकंड से ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, पीछे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, प्रोटॉन तो नहीं रहेंगे ना, पीछे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स दे विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाने से आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये बात सबको समझ में आई बेटा? कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। सर इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही वजह है क्या? जनरली ये वजह होती है, बट कभी अगर एनर्जी बहुत बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह कुछ और होती है। कभी कभार कुछ कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज में बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज इंक्रीज आता है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटा ये है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन comes out from the valence shell। पहला इलेक्ट्रॉन आपको पता है कहाँ से बाहर आता है? वैलेंस शेल से बाहर आता है। और जाहिर सी बात है हर एक के वैलेंस शेल में एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर आएगा, वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वैलेंस शेल में नहीं होगा, वो उससे नीचे किसी शेल में से बाहर आएगा। ग्रुप 2 में ऐसा नहीं होगा। ग्रुप 2 में पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों वैलेंस शेल से बाहर आएंगे। ग्रुप 3 में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों वैलेंस शेल से बाहर आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वंस द वैलेंस शेल is empty, the next electron comes out from an inner shell, which is closer to the nucleus, and its
electrons are less shielded. Hence, the ionization energy increases by a large value. This indicates a change in shell. इससे हमें पता चल जाता है कि शेल चेंज हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट करें, अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, अब ग्रुप 1 में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ एक। यहाँ पर मैं आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, उसके बाद ग्रुप 1 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा वैलेंस। उसके बाद एकदम एनर्जी बढ़ेगी। फिर जो अगले 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें एनर्जी बढ़ रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर वो इतनी नहीं बढ़ रही होगी, फिर बढ़ेगी एकदम से। तो 3 4 5 6 7 8, ये क्या हुआ है? यहाँ पर शेल चेंज हो गया है, यहाँ पे भी शेल चेंज हुआ है। ग्रुप 2 में क्या फर्क होगा? ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे, उसके बाद लार्ज इंक्रीज आएगा, फिर लार्ज इंक्रीज आएगा। सही है। ग्रुप 3 में क्या होगा? ग्रुप 3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद एक लार्ज इंक्रीज आएगा, फिर हल्का इंक्रीज आएगा, फिर एक लार्ज इंक्रीज आएगा। ठीक है। इसी तरह ग्रुप 4, डायरेक्ट ग्रुप 7 बनाता हूं मैं आपको। ग्रुप 7 में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद एक लार्ज इंक्रीज आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लार्ज इंक्रीज आएगा। सो यू विल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है? वन ऑफ द एप्लीकेशंस of consecutive ionization energies is to find the group number of an element. Example, यहाँ देखें बेटा, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं यहाँ पर, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे हम ग्रुप पता करते हैं। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े जरा।
आपको ना एक एलिमेंट एक्स की 7 आयनाइजेशन एनर्जीज दी हैं, 7। ठीक है, मैं किसी स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। जी भाई, कौन है आज हमारे साथ? सलमान खान भाई, माइक अनम्यूट करें। यस सर। कल ली थी क्लास आपने? यस सर। अच्छा, समझ में आ रहा है? यस। अच्छा ये बताएं, ये जो क्वेश्चन 1 है, ये पढ़ा भी आपने? यस सर। ये जो 870 वाली एनर्जी है, ये कौन सा यस। इलेक्ट्रॉन है एटम में से? सबसे दूर होगा ये न्यूक्लियस से, वैलेंस शेल का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, पहला इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है। यस। ठीक है, इसके बाद 1800 एनर्जी बड़ी क्यों होगी आपके हिसाब से? शेल चेंज हो गया। तो फिर 3000 में भी शेल चेंज हो गया? मतलब हर दफा शेल चेंज हो रहा है? यानी हर शेल में डिफरेंट सिर्फ एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये है कि क्योंकि शील्डिंग की वजह से भी इफेक्ट बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी की इंक्रीज में। अच्छा भाई, रुक जाए भाई। जी अभी यहाँ कहाँ है? माइक अनम्यूट करें अभी आप। जी सर। कुछ समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। जरा बताएं हमें, ये 870 वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से आया है? ये तो वैलेंस शेल से आया है। और फिर 1800 वाला कहाँ से आया होगा? अम, उसका जो नेक्स्ट शेल होगा उससे, अगर तो वैलेंस शेल में खत्म हो गए होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो। आपको कैसे पता चलेगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन खत्म हुए कि नहीं? इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी से पता चलेगा। मतलब कोई एनर्जी डिफाइंड है कि इतने इतनी इंक्रीज होगी तो पता चल जाएगा? नहीं, अगर लार्ज इंक्रीज कि देखेंगे देखो, तो फिर। इंक्रीज तो सब में ही है बेटा, इंक्रीज तो सब में ही आ रहा है। लिहाजा हम देखेंगे लार्जेस्ट इंक्रीज। तो आपको किन दो एनर्जीज के बीच लार्जेस्ट इंक्रीज दिख रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड। बेटा फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ पे जंप नहीं मार सकती या सिक्स पे, आपको कंसेक्यूटिव बताना पड़ता है। तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड के लार्जेस्ट इंक्रीज है। फर्स्ट और सेकंड में 1000 का इंक्रीज है, 1000 का। उससे ज्यादा बड़ा इंक्रीज तो बेटा 4 एंड 5 में भी है और 5 एंड 6 में भी है। उससे ज्यादा बड़ा इंक्रीज तो 2 एंड 3 में भी है। जी अभिया, सर फिर हम जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा उसको शायद देखेंगे। देखिए ना कहाँ है सबसे ज्यादा इंक्रीज। एक मिनट। सर लास्ट टू में सबसे ज़्यादा है। उन्हें कहते हैं सिक्स्थ और सेवेंथ आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो से लास्ट जो सिक्स और सेवन्थ आयनाइजेशन एनर्जी उसमें शेल चेंज हुआ है। उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकल रहे थे? वो सेम शेल से या फिर उन शेल से जिनमें मतलब जो न्यूक्लियस से अभी और भी थोड़ा दूर थे। वैलेंस शेल से ही निकल रहे थे ना। तो इस स्पेसिफिक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रही हैं? 5। एनर्जी 5 के बाद बढ़ी है?
नहीं सर, अगर हम लोग लास्ट 2 को देखेंगे तो फिर 5 तक होगा ना। बेटा 6 के बाद बढ़ी है तो 6 तक तो थे ना वहीं पे। 7th वाला नीचे से निकला है ना। अच्छा 5 के बाद निकलता तो 6 ज्यादा नहीं होती एनर्जी। जी सर। तो फिर ये किस ग्रुप में है? एक मिनट सर। नहीं मतलब वैसे पूछ रहा हूँ ये किस ग्रुप का एलिमेंट हुआ। ग्रुप 6 का। जी। अब जो बच्चे दोबारा से सुने, आप क्या करेंगे, आपको जब इस तरह की एनर्जीज मिलेंगी तो आप हर दो एनर्जी का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। उसके लिए आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप रफली मेंटल मैथ से कर लें। जैसे 1 और 2 में 1000 का डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली। 2 और 3 में देखें 1200 का डिफरेंस है एग्जैक्टली। 3 एंड 4 में 600 का डिफरेंस है। 4 एंड 5 में 1200 का डिफरेंस है। 5 एंड 6 में दोबारा से आई थिंक 2200 का डिफरेंस है। नहीं 1200 का डिफरेंस है। ठीक है। 6 और 7 में तकरीबन 6000 का डिफरेंस है। 6200 का। ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है 6 एंड 7 में। इसका मतलब है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला था ना 870 वाला, वो वैलेंस शेल से निकला था। 1800 वाला भी उसी शेल से निकला था, वैलेंस शेल से। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3000 वाला भी उसी शेल में से निकला था। 3600 वाला भी उसी शेल में से निकला था। 5800 वाला भी उसी शेल में से निकला था। 7000 वाला भी वैलेंस शेल से निकला था। वैलेंस शेल में हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन। और वो जो 13200 वाला है ना, वो वैलेंस शेल से नहीं निकला। वो वैलेंस शेल से नीचे वाले शेल से निकला है, क्योंकि वहां सबसे बड़ा लार्ज इंक्रीज है। इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब हो गया है। तो आपके वैलेंस शेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी लार्ज इंक्रीज आता है जिन दो आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच, उससे जो पहले वाली एनर्जी होती है 6th, वहां तक के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ग्रुप नंबर होता है। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट ग्रुप 6 में है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब आप ग्रुप 6 में जाएंगे और एलिमेंट ढूंढेंगे तो वहां आपको टेलिनियम मिलेगा, Te। ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम कुछ समझने में? सर कौन सा एलिमेंट आपने कैसे बताया था, रिपीट करना। ग्रुप कौन सा है बेटा ये? जी सर यही। जी सर ग्रुप है ये। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपने कैसे बताया कि कौन से ग्रुप में है, वो ये बता दे बस। अल्लाह माफ करे भाई। ये बताओ 870 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? वैलेंस चार्ज सर। और 1800 वाला? मतलब 6 तक सारे वैलेंस चार्ज से निकले ना। तो किस ग्रुप के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? ग्रुप 6। तो पूछ क्या रहा है जब पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। सॉरी सर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप नंबर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ग्रुप 6 है। अब इसके बाद आपने पीरियड टेबल में जाके ग्रुप 6 का एलिमेंट ढूंढना है ABCD में, और वो C आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 2 थोड़ी देर में कीजिएगा, क्वेश्चन 3 पहले करें। 3 में लार्जेस्ट डिफरेंस ढूंढने कहाँ आ रहा है? 6th में। 6 एंड 7 बोलते हैं, 6 में नहीं आ रहा, किसी दो के बीच हो रहा है डिफरेंस। तो किस ग्रुप का हुआ ये? अरे ग्रुप 6 का होगा ना, ये डी वाला आंसर है शायद। आंसर तो ग्रीन शेड हुआ है। तो ग्रुप 6 का है। ग्रुप 6 की कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 6 कौन से ब्लॉक में है? S ब्लॉक में, P ब्लॉक में या D ब्लॉक में?
इसका 2b4 होगा लास्ट शेल ये होगा जी, ग्रुप 6 पी ब्लॉक का P4 होता है, क्योंकि ग्रुप 3 जो होता है वो P1 होता है, ग्रुप 4 P2 होता है, ग्रुप 5 P3 होता है और ग्रुप 6 P4 होता है। ठीक है, तो आप डी बोल रहे हैं ना, P6 तो बेटा आखिरी ग्रुप 8 होता है, पी ब्लॉक का आखिरी P6 ग्रुप 8 होता है। ठीक है, तो सी आंसर है इसका। अब क्वेश्चन 2 में इन्होंने आपसे बोला हुआ है, मैंने रेड कलर से जो अंडरलाइन किया है उसको और से देखें, कि बताएं कौन ग्रुप 4 में, तो पहले आप मुझे बताएं जो ग्रुप 4 में होगा उसकी कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज कैसी दिखना चाहिए आपके हिसाब से। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, पहले जनरली बताएं जो ग्रुप 4 में होगा उसके बारे में कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज कैसी होना चाहिए। सर फोर्थ के बाद ना वो लार्जेस्ट चेंज आना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप 4 का मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल में होगा, दूसरा भी वैलेंस शेल में होगा, तीसरा भी वैलेंस शेल में होगा, चौथा भी वैलेंस शेल में होगा, क्योंकि ग्रुप 4 मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल खाली हो चुका होगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से नीचे से निकलेगा तो एनर्जी एकदम से बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एबीसीडी में सब पूरा डाटा सॉल्व नहीं करेंगे, हर एक का सिर्फ फोर्थ एंड फिफ्थ का डिफरेंस देखेंगे। एक जगह हमें डिफरेंस बहुत बड़ा नजर आएगा, हम समझ जाएंगे ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है। वो कहाँ दिख रहा है आपको डिफरेंस? किस ऑप्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस है फोर्थ और फिफ्थ में? सी में। सी आपका आंसर है भाई। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हाँ भाई, समझ में आई? यस सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये देखें यही चीज थी। ग्रुप 1 में 1 के बाद लार्ज इंक्रीज नजर आएगा, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद लार्ज इंक्रीज नजर आएगा, ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन के बाद लार्ज इंक्रीज नजर आएगा। यहाँ पे यही हो रहा है, ये देखें लिथियम जो है ना, ये ग्रुप 1 में देखें सबसे बड़ा इंक्रीज किसके बाद आ रहा है? कहाँ आ रहा है सबसे बड़ा इंक्रीज लिथियम में? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। सेकंड और थर्ड में। बेरिलियम में सबसे बड़ा इंक्रीज कहाँ आ रहा है? वो ग्रुप 2 में। सेकंड और थर्ड में। जी, और ग्रुप 3 में बोरॉन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह देखते हैं। क्लियर है सबको ये? अच्छा बेटा, ये बैटरी ना काफ़ी लो हो गई है मेरी, 19% पे आ गई है, और अभी चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लाइट सुबह से नहीं है यहाँ पे ना। तो 2-2.5 घंटे चल गया ये 8 बजे से, और अब ये इंतकाल फरमाने वाला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी का? आपकी मेरे साथ कल भी क्लास है और परसों भी क्लास है, तो मैं उस वक्त कंटिन्यू कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाउन द ग्रुप, कि ग्रुप में जाके क्या होता है एनर्जी एनर्जी में। ठीक है, और पीरियड में क्या होता है वो भी मैं जो है ना वो आ, अब आपका काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये काम आगे जो है ना दूसरे सेक्शन का पूरा मेरे पास सॉल्व पड़ा हुआ है, तो मुझे सिर्फ उस पर आपको समझाना होगा चीज़ों को ना।
ऑल्दो ये नोट्स में भी ये सब चीजें आपके पास। और अच्छी बात है कि जितने क्वेश्चन है ना आगे सारे सॉल्व्ड हैं हमारे पास। जितने जैसे आप कर रहे थे अभी क्वेश्चंस आयनाइजेशन एनर्जी के सारे सॉल्यूशन के साथ हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आपको सॉल्व करने में इतना मसला नहीं होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा काम अब। जी जी, ये पूरा एज अ डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा बेटा। मैं अभी भेज देता हूँ आपको एज अ डॉक्यूमेंट। ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको मैं एज अ डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सर मोल्स का रिवीजन कराएंगे आप ऑनलाइन? हाँ बेटा, इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जरा सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो जाए मिडियर का। मिडियर में यहाँ तक आ रहा है पहले। ये मैंने पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ बना दिया, आगे के टॉपिक्स भी ना। सेक्शन बी का एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, पूछें पूछें। सर 11 देखेंगे सेक्शन बी का, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले भेज दिया आपको। यार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐसी मैसेज लिख के भेजना था कि आपका ग्रुप थोड़ा ऊपर आ जाए। मिल गया, छोड़ो, मिल गया। चलिए, मैंने आपको पूरा ही डॉक्यूमेंट भेज दिया एक साथ ना। जी, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं, कहाँ पर है? सर सेक्शन बी का 11। एटॉमिक स्ट्रक्चर में? एटॉमिक स्ट्रक्चर का कह रहे हैं? जी जी सर। इलेवन और 12 दोनों बता। क्या प्रॉब्लम आ रही है 11 में? सर 11 में सर 1 क्यों नहीं हो सकती? 2 और 3 तो सही होंगे। 1 आपको क्यों सही लग रहा है? सर देखें, सोडियम की होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, और मैग्नीशियम की 1s2 2s2 2p6। तो फील्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम, ऑर्बिटल तो सेम है ना। सोडियम को आपने किस पे खत्म किया जाके? सोडियम को 3s1 पे किया है। मैग्नीशियम को किस पे किया? 3s2 पे। BS1 फील्ड है। उससे पहले वाले तो फील्ड है ना। ये 2p6 तक तो फील्ड है, तो 3s1 फील्ड है सोडियम का। नहीं, वो फील्ड है। और मैग्नीशियम का 3s 3s2 है, वो फील्ड वो है। फील्ड है। मैग्नीशियम का फील्ड है। तो बराबर कैसे हुआ है? सर उससे पहले वाले तो फुल है ना, उससे पहले वाले नहीं कंपेयर हो रहा है, आखिर तक हो रहा है। हाँ, लिखा हुआ उससे पहले। हाँ सर, ये लेकिन सेम नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन और मुझे लगा उससे पहले वाले की। हाँ सर 12 में ए होगा ना तीनों? जी, 12 का ए होगा। आंसर तो दिए मैं नीचे, कंफ्यूजन क्या है? ये सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आयरन होगा या नहीं होगा। कंडीशन क्या है सवाल की? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स 3d ऑर्बिटल। आयरन होता है सर, आयरन 3d6 होता है, तो तो एक पेयर तो हो गया ना उसमें, बिल्कुल होगा। आयरन होगा। बाकी गैलियम और कॉपर तो है। कॉपर है, कॉपर कॉपर 3d9 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 4 पेयर हो गए और एक अनपेयर हो गया, तो एक से ज्यादा होगा पेयर। आप सवाल में सिर्फ 3D के बारे में बात की है। और 4s फुल होना चाहिए। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे कमरे में बैठ के पढ़ रहा है। हाँ सर, वो क्लास चल रही है ना उसकी ग्राउंड। कॉपर 4s1 होता है बेटा। ठीक है, कॉपर 4s1 होता है, तो उसमें s फील्ड नहीं होता है। कॉपर नहीं आएगा इसमें, बाकी 2 आएंगे। 1 and 2 आंसर है। ठीक है सर। चलें भाई, अल्लाह हाफिज।